हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को पता ही होगा कि यूपीपी का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो जिन भी फ्रेंड्स का रिजल्ट आया है यूपीपी का, उनको तो बहुत ढेर सारी बधाई। बट जिनका इस बार शॉर्ट लिस्ट में नेम नहीं आया है, वो दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारे चांस है। जैसे आपका रेलवे हो गया, रेलवे का है ना, एक आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई, बहुत मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म डाला है। एसएससी जीडी इसका भी पेपर लगने ही वाला है। ठीक है, और इसके बाद रेलवे का हो गया जो स्टेशन मास्टर, उसमें भी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई थी, उसमें भी लोग डाले हैं। उसके बाद अ, उसका हो गया समीक्षा अधिकारी एआरओ, और पीसीएस का हो गया। ये सारे पेपर इसी 2-3 महीने में लगे हैं। तो यही 2-3 महीने अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो शायद इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप लोग 2-3 महीने अच्छे से तैयारी करिए, बिना कोई दिमाग में कुछ स्ट्रेस लिए। और आप अपने लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीटेट का पेपर लगने वाला है इसी दिसंबर 14 दिसंबर को। किसका पेपर है? सीटेट का पेपर है, वो भी बहुत जरूरी है। इसके बाद बीपीएससी का 4.0, ये ये भी वैकेंसी आने वाली है, जो बीपीएससी 4.0, इसके भी पेपर लगने वाले हैं। तो आपके पास इस टाइम बहुत सारी चांसेस है। इसके साथ सुपर टेट का भी सुपर टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। शायद ये भर्ती, यूपीपी की भर्ती फाइनल होते होते एक भर्ती दोबारा से फिर से आएगा, क्योंकि योगी जी के बहुत सारे ऐलान है, उसमें कितने सारे बच्चों को रोजगार देने की बात की गई है। और 2000 क्या चल रहा है? 24 चल रहा है, 2024 चल रहा है। ठीक है, और 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में यूपीपी 2025 में क्या होने वाला है? जो यूपी है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, वो भी किसका? सीएम के लिए। ठीक है, तो 2025 में भर्तियां आएंगी। ठीक है, 2025 में भर्तियां आएंगी बहुत सारी। और 2024 का ये कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसे एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन अभी आपके पास जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके पास बहुत टाइम है। वो अपना प्रॉपरली पूरा टाइम देकर कोई ना कोई जॉब ले ले, क्योंकि अगर 2025 तक जिन्हें जॉब नहीं मिला, तो 2025 के बाद 2028 तक शायद ही कोई वैकेंसी आने वाली है। क्यों? सेंट्रल का छोड़कर 2028 तक शायद ही कोई वैकेंसी आने वाली है। और जो दिल्ली पीआरटी डीएसएसबी का, डीएसएसबी डी ट्रिपल एसबी, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। प्रेजेंट टाइम में शायद पेपर हो भी रहा है दोबारा से। डी ट्रिपल एसबी इसमें बहुत सारी पोस्ट है, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। और एसएससी जीडी देख लीजिए, इसमें हमेशा के अकॉर्डिंग इस बार कम बच्चों ने फॉर्म डाला है, उसमें बहुत चांस है। और क्या, और उसमें जो है प्रेजेंट टाइम में बच्चों को मतलब जो वैकेंसी है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी ये ज्यादा है, और बच्चे भी एवरेज में है, बट पहले के अकॉर्डिंग इस बार कम है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए। कुछ बच्चे कुछ बच्चे क्या, 60,000 बच्चे यूपीपी में सिलेक्शन लेंगे, कुछ बच्चे बीपीएससी में जाएंगे। ठीक है, बीपीएससी में जाएंगे। और कुछ बच्चे एसएससी जीडी का, आपका फिजिकल हो गया है, उसमें एसएससी जीडी में जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन जहां तक इन सब में हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे मीडियम में है, उन लोगों के पास चांस है। कौन कौन सा चांस है? आरपीएफ हो गया, ठीक है, और जीडी हो गया, जो दोबारा से वैकेंसी आई है। इसके बाद आपका रेलवे हो गया। ठीक है, रेलवे तो आरआरबी निकला है, और दोबारा से यूपीपी आने वाला है। ठीक है, यूपीपी और सुपर टेट, इन सब में सभी बच्चों के, जो भी अगर कोई प्रॉपरली 6 से 7 घंटा पढ़ाई करेगा तो उनकी जॉब कंफर्म निश्चित है। बट वो जो 6 से 7 घंटा टाइम आप दे रहे हैं, वो टाइम
किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे अगर क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन बुक कई टाइप के होते हैं, वही क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सब लोग सॉल्व करते हैं, बट वो क्वेश्चन जो आते नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बहुत कुछ बच्चे होते हैं कि 4 घंटे पढ़कर उनकी जॉब लग जाती है, कुछ होते हैं कि 12 घंटा पढ़ाई करेंगे फिर भी उनकी नहीं लगेंगी। तो ऐसा क्यों? क्यों ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो बुक होता है बुक होता है और क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसे देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर उठाइए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप आप पढ़ना, उसी बेस से पढ़ना शुरू करिए, ना कि जो भी मिले पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। इससे इस टाइम सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना जरूरी है। तो सिलेक्शन लेना आप कैसे ले पाएंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तब सिलेक्शन होगा। ना कि आप जितना कंटेंट मिल रहा है सब पढ़ते जा रहे हैं, मैथ के सारे चैप्टर सारे टाइप के क्वेश्चन लगाते जाइए, नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप उसे करिए, उसको करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम में वही क्वेश्चन करेंगे जो मतलब एक्स्ट्रा हो, ठीक है। और ये नहीं कि आपके पास टाइम कम है, टाइम कम होते हुए भी आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर बार बार आ रहा है, उसे छोड़कर आप कोई दूसरा चैप्टर लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं और सभी और सारे चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है, पहले वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आगे आगे शुरू करिए। जैसे हो गया परसेंटेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज ले लीजिए। सबसे मेन मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर आपको नंबर, हर एक पेपर में आप लोग प्रीवियस ईयर उठाइए और कोई भी पेपर उठाइए, ठीक है, उसमें देखिए नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी पेपर, आप यूपीपी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर देखिए और उसमें नंबर सिस्टम, ठीक है। कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, सारे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नंबर सिस्टम आपको बहुत जरूरी है कि इसको अच्छे से पढ़ें, एक बार अच्छे डीप, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट केवल एक बार आप पढ़िए, ठीक है। नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट एक बार आप इससे अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है बेस से, तो 2 से 3 घंटा आप इसके लिए निकालिए। नंबर सिस्टम इसकी क्लास हम करवा चुके हैं, ये करिए आप, ठीक। इसे करने के बाद नंबर सिस्टम का मतलब बेस आप पढ़ने, क्लास देखने समझने के बाद आप इसका प्रीवियस ईयर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देख लिए। इसको देखने के बाद आप क्या करिए, सारे पीवाईक्यू ये करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। जो क्वेश्चन आपको ना सॉल्व हो, सारे क्वेश्चन नहीं, जो नहीं सॉल्व होता है उसका सोल्यूशन देखिए। और तब भी नहीं होता तो आप प्लीज कमेंट में करिए, मैं आपको जरूर उसे सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक। सबसे पहले नंबर सिस्टम का बेस, ठीक है, बेस क्लियर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके सारे पीवाईक्यू देखेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मैथ में नंबर सिस्टम। इससे अगर किसी को मैथ में अगर डाउट हो रहा है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्लियर करे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद हो गया परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस ये भी, और सीआई, एसआई, सीआई और एसआई, ठीक है। ये सारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये, और एक हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो एक ऐसा है, ये एक ऐसा जो रीजनिंग में भी आता है। कैलकुलेशन तभी आपका अच्छा होगा जब आप जो प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए आपका नंबर सिस्टम ये जरूरी है, प्रॉफिट लॉस। इसके बाद देखिए यहाँ परसेंटेज, ठीक है, ये जो है ये बहुत जरूरी है। परसेंटेज से सारे जो चैप्टर होते हैं लिंक होते हैं, अगर परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपका जो ये हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआई एसआई, इसके तो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे अगर परसेंटेज आपको अच्छे से आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर जिनका मैथ नहीं सही है वो सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम अच्छे से बेस से पढ़ना शुरू करेंगे, और दूसरा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। जो अगर जिनका मैथ नहीं चाहिए वो केवल 3 घंटे, अगर डेली 3 घंटे मैथ में देंगे तो उनका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे। और उसके बाद आप परसेंटेज देखिए, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद सारे सब चैप्टर सीरियल से देखिए, इसके उसमें देखिए आप आपका जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये सारे चैप्टर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट इसके जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा। पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर, उसमें देखिए जो चैप्टर टफ लगता है उसको पहले साइड में करिए। ये सारे चैप्टर बहुत ही मतलब बहुत इजी नहीं है, बट एवरेज है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, और सारे चैप्टर जो है सीटेट में आते हैं, यूपी टेट में आते हैं, सीटेट का पेपर लगा है, सीटेट पेपर 2 में, पेपर फर्स्ट में सारे चैप्टर आते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट में सारे नहीं आते बट कुछ आते हैं, बट पेपर 2 में जो सारे चैप्टर आते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। और पेपर दिसंबर में और जनवरी में सारे लगे हैं, तो आप इसे उसे कोई ना कोई आप सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर 2028 तक शायद ही कोई वैकेंसी आए। चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है इसका एक क्लास हम कर चुके हैं, ठीक। प्रॉफिट लॉस का एक क्लास हम करवा चुके हैं, वो भी वीडियो आप लोग देखिएगा। इसका जो हिंदी होता है लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि। प्रॉफिट लॉस में होता है, सबसे पहले क्या होता है आपका होता है, एक होता है सीपी होता है, ठीक है। एक होता है क्या होता है, सीपी होता है, और एक होता है एसपी होता है, ठीक है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, और एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। एसपी जो है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए क्रय मूल्य होता क्या है ये हम शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि इसका एक क्लास बहुत अच्छे से मैंने बेस से स्टार्ट किया, समझाया, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट क्रय मूल्य होता क्या है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य। कोई एक आदमी है, ठीक है, अगर वो, जैसे मैं ही हूँ, मैं कुछ सामान खरीद कर लाती हूँ, जो मैं खरीद कर लाऊंगी वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए जो हम खरीद कर लाएंगे वो हमारे लिए होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक मैं यही मार्कर मैं एक लेकर आई हूँ, ये मार्कर, इस मार्कर का कितना 60 रुपए लगे हैं, तो मेरे लिए वही 60 रुपए क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, क्रय मूल्य होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कितना लगाया है मैंने लगाया 60 रुपए, 60 रुपए लगाए। बट इसको जब हमको बेचना होगा, हम इसको बेचेंगे 65 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में, 65। तो 65 मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए वही हो जाएगा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अगर हम खरीद कर लाए हैं 60 रुपए में, तो वो 60 रुपए मेरे लिए होगा लागत मूल्य होगा, मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अगर मैं इसे 65 रुपए में बेच रही हूँ, तो जो 65 होगा वो मेरे लिए क्या होगा, वही 65 मेरे लिए सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होगा। देखिए 60 और 60 में हम खरीद कर लाए और 65 में बेचे हैं, ठीक है। जो 5 रुपए का बीच में गैपिंग हुआ है, 5 रुपए क्या है, 5 रुपए क्या है, 5 रुपए लाभ हुआ है, ठीक है। तो वही 5 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये दूसरा वाला मार्कर है, ये रेड वाला मार्कर है, इसको मैंने 60 रुपए में खरीद कर लाए हैं 60 रुपए में, और इसे मैं बेच रही हूँ कितने में, 50 रुपए में, 50 रुपए में। तो जो 10 रुपए का गैप हुआ, मतलब मैं 60 रुपए का खरीद कर लाई हूँ और 50 रुपए में बेच रही हूँ, तो मतलब 10 रुपए का मुझे हानि हुआ है, तो वही जो 10 रुपए होगा, 10 रुपए क्या होगा, हानि होगा, मतलब ये 10 रुपए लॉस होगा, ठीक है। क्या होगा, 10 रुपए लॉस होगा। और इसमें देखिए मैं इसको 60 में खरीदी हूँ दोनों, मैं बेच रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे जो मिलेगा, जिस जिस व्यक्ति को जिस टाइप से हैंडल कर पाऊंगी, अगर देखूंगी देखूंगी सामने वाला किस टाइप का है, अगर उससे मैं
लाभ कमा पाऊंगी, कमा सकती हूँ तो मैं बिल्कुल कमाऊंगी। मैंने 60 रुपए में खरीद कर लाए हम, तो मैंने एक को 65 में बेचा क्योंकि वो 65 में मान गया, और एक नहीं मान रहा था तो उसको, मुझे काम नहीं था तो मैंने उसको 50 में बेच दिया क्योंकि मुझे काम नहीं था इस मार्कर का। तो देखिए एक बार मुझे हानि हुआ, एक बार मुझे लाभ हुआ। अब इसमें देखिए मैंने इस मार्कर को 60 रुपए में खरीद कर लाए हैं, बट इसे, इसमें जो मार्क प्राइस है कितना दिया है, 70 रुपए, ठीक है। मार्क प्राइस 70 रुपए दिया है। इसी मार्कर को हम खरीदे हैं 60 रुपए में। बट इसमें जो मार्क प्राइस मतलब इसमें जो मूल्य होता है, अंकित मूल्य, जैसे इसमें तो कहीं दिया नहीं है। इसमें जो समझ लीजिए ये जो रेड वाला यही दिया गया है, कितने, 70 रुपए। तो जो ये 70 रुपए होगा ये क्या होगा, ये 70 रुपए होगा मार्क मार्क प्राइस, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य। यही 70 रुपए क्या होगा अंकित मूल्य होगा, ठीक है। और यही अंकित मूल्य पर जब मेरे पास दो मार्कर है, ठीक है, मेरे पास कितने मार्कर है, दो मार्कर है। अगर यही दो मार्कर मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा है, इसको मुझे बेचना है क्योंकि मुझे घाटा हो रहा है, ठीक है, और इसे बेचना है, कोई ले नहीं रहा है। तो इसी इसी मार्कर पर जो भी अंकित मूल्य है, कितना अंकित मूल्य है, इसमें जो अंकित मूल्य है 70 है, मतलब 70 अंकित मूल्य है। उसी 70 अंकित मूल्य पर उसी पर छूट लगाएंगे, मतलब डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट लगाते हैं तो मार्क प्राइस पर लगाते हैं, हमेशा जो डिस्काउंट लगता है किस पर लगता है, मार्क प्राइस। और जो प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है, हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, मतलब क्रय मूल्य पर। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। बट हमेशा जो आपको ये डिस्काउंट निकाला जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, वो किस पर दिया जाता है, वो हमेशा जो है मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो किस पर दिया जा रहा है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जा रहा है। बट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालना हो तो किस पर निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमको निकालना है तो हम कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य या फिर बोलिए लागत मूल्य पर निकालेंगे। और हानि निकालेंगे किस पर, हानि भी क्रय मूल्य लागत मूल्य पर ही निकालेंगे। जैसे मैंने लिया, ठीक, कोई एक व्यक्ति है, कोई क्या है, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने 50 रुपए के चॉकलेट खरीदे, ठीक है। ये 50 रुपए क्या हो गया, 50 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब लागत मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। कितने में, 50 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। 50 रुपए में कुछ चॉकलेट, समझिए 50 रुपए में चॉकलेट, और बेच कितने में रहा है, 60 रुपए में क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। आप वो जो कॉस्ट मतलब खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 50 रुपए में खरीद कर लाया, बेच रहा है कितने में बेच रहा है, 60 रुपए में बेच रहा है। तो देखिए 50 में जब खरीदा और 60 में बेचा तो जो 10 रुपए हुआ ना, 10 रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए हम गए एक दुकान पर गए, हम 50 रुपए का क्या, 50 रुपए का एक चॉकलेट खरीद कर लाए, ठीक है। क्या लाए हैं, 50 रुपए की चॉकलेट लाए हैं। बट उसे हम बेच कितने में रहे हैं उसे हम बेच रहे हैं 60 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहे हैं, 60 रुपए में बेच रहे हैं। मैंने खरीद कर लाया है 50 में, बेच रहे हैं 60 में, ठीक है, बेच रहे हैं 60 में। तो जो 10 रुपए है ना, 10 रुपए क्या हुआ, ये 10 रुपए हमें लाभ हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ, 10 रुपए, क्योंकि हम खरीदे हैं 50 में, बेच रहे हैं 60 में, ठीक। खरीदे हैं कितने में, खरीदे हैं 50 में और बेच रहे हैं 60 में। तो जो 10 रुपए हुआ है वो क्या हुआ है, वो हमको लाभ हुआ है। और यहाँ जो 10 रुपए क्या है, लाभ है। तो ये जो प्रॉफिट कितना निकला, लाभ, लाभ कितना निकला, 10 रुपये निकला। अब इसमें देखिए एक होता है प्रॉफिट प्रतिशत, प्रतिशत हमेशा कितने को इंडिकेट करता है, प्रतिशत हमेशा 100 को करता है। जो प्रॉफिट निकालते हैं हम, ठीक, प्रॉफिट निकालते हैं वो हमेशा, अगर यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस एक होता है, सेलिंग प्राइस एक होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या क्या होता है एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य होता है, ठीक। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पहले देखिए लाभ कब होता है, किस कंडीशन में लाभ होता है और किस कंडीशन में हानि होता है, ठीक। पहले कंडीशन आपको समझना जरूरी है। अगर सीपी बड़ा है एसपी से, ठीक है, सीपी अगर आपका जो क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य या सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है किससे, एसपी, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, मतलब विक्रय मूल्य। अगर आप कुछ खरीद कर ला रहे हैं, कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं,
तो वो आपके लिए लागत मूल्य होगा, क्योंकि मैंने उस पर कितना मूल्य लगाया है वो लागत मूल्य, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। बट जो हम बेचते हैं, ठीक है, जो हम बेच रहे हैं तो वो हमारे जो हम बेच रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक। वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है। अगर जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस अगर जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है, तो क्या होगा आपका, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अगर जो कॉस्ट मतलब लागत मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। क्योंकि अगर हम गए कोई सामान खरीदने गए, चलिए क्या मान ले, हम गए कॉपी खरीदने, ठीक है, कॉपी नहीं, चलिए कॉपी मान लेते, हम 100 रुपए की कॉपी खरीदे हैं, ठीक है, कितने रुपए में, 100 रुपए में कॉपी खरीदे हैं, 100 रुपए में कॉपी खरीदे और उसे बेच कितने में रहे हैं, बेच मैंने 75 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। हम कॉपी जो खरीद कर लाए हैं, कॉपी जो खरीद कर लाए हैं, ठीक, वो कितने में खरीद कर लाए हैं, वो 100 रुपए में खरीद कर लाए हैं, बट उसे बेच कितने में रहे, उसे हम बेच रहे हैं 75 रुपए में। तो ये जो 25 रुपए है, 25 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ ना, क्या हुआ, लॉस हुआ। क्योंकि जो कॉपी हम 100 रुपए में ला रहे हैं वही कॉपी हम 75 रुपए में बेच रहे हैं। तो जो कॉपी हम 100 रुपए में खरीदे हैं, अगर हम खरीदेंगे तो क्या होगा, वो हमारे हमारे लिए, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक, खरीदेंगे कॉस्ट प्राइस, बेचेंगे सेलिंग प्राइस। एक चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे होता है, तो एक ट्रिक बता रहे हैं हम, एक ट्रिक, बट वो ट्रिक है, केवल ट्रिक ही है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आप समझ पाए, ना कि समझिए। देखिए खरीदेंगे क्या है, खरीदेंगे, खरीदना क्या है, खरीदना में क्या है ना, का है ना खरीदना में, तो सीपी, सी को अगर हिंदी में पढ़िए तो का टाइप का लगेगा, खरीदना का का है तो यहाँ सी हो जाएगा, सी को जो है खरीदना, यहाँ देखिए इसमें क्या है, खरीदना में क्या है, का है, खा है ना, खा है, तो उसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे, के लिखेंगे ना, खरीदना है, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो के एच से स्टार्ट होगा, तो इसमें के है ना, के है ना, तो खरीदना में के, और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में भी के है, क्रय मूल्य में का है और इसमें भी के है, तो खरीदना होगा के एच होगा तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर बेचना होगा, ठीक है, बेचना होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, अगर बेचना होगा तो विक्रय मूल्य, ठीक। खरीदना होगा मतलब के एच का क्रय मूल्य, बेचना होगा तो यहाँ बा है ना, विक्रय मूल्य, बेचना होगा तो क्या होगा, बेचना होगा तो बा है विक्रय मूल्य, खरीदना होगा तो का है क्रय मूल्य, और बेचना होगा तो बा है क्या है, विक्रय मूल्य। अगर जो है क्रय मूल्य, अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो आपका क्या होगा, हानि होगा। बट अगर आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। जैसे हम 100 रुपए में चॉकलेट खरीद कर लाए, ठीक है, और उसे बेच रहे हैं कितने में, 120 रुपए में, ठीक। हम 100 रुपए में चॉकलेट खरीद मतलब ये हमारे लिए कॉस्ट हो गया, खरीद कर लाए हैं तो कॉस्ट हो जाएगा, खरीद कर लाए हैं तो क्रय मूल्य हो जाएगा, का के एच क्रय, और ये 120 क्या होगा, हमारे लिए सेल करेंगे, सेलिंग हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम बेचेंगे, तो ये क्या होगा, मतलब सेलिंग, बेचेंगे, बेचना हो जाएगा, तो बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, क्या, विक्रय मूल्य, खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। तो जो ये 20 रुपए है ना, इसमें 100 से 120 में 20 का गैप आया है ना, तो ये 20 क्या है, 20 जो है विक्रय मूल्य है, ये 20 क्या है, ये 20 विक्रय मूल्य है, ठीक है। 100 रुपए में खरीद कर लाए, 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो 20 रुपए क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ 100 रुपए में खरीद कर लाए, 75 रुपए में बेच रहे हैं, तो 25 रुपए क्या हुआ, हानि हुआ। यहाँ अगर आप खरीद कर ला रहे हैं और कम, ज्यादा दाम में खरीद कर ला रहे हैं, कम दाम में बेच रहे हैं, तो आपका हानि होगा। बट अगर ज्यादा दाम में
कम दाम में खरीद कर ला रहे हैं, ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा, ये आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रॉफिट कब होगा किस कंडीशन में और लॉस कब होगा किस कंडीशन में। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जो हम खरीदेंगे वो क्रय मूल्य होगा, जो हम बेचेंगे वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक जो हम खरीदेंगे क्रय मूल्य होगा। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। राम 50 रुपए में आम खरीदा, आम खरीदा और कितने में, 70 रुपए में बेचा, 70 रुपए में बेचा। लाभ बताइए, लाभ या हानि बताइए। तो आप बताइए, राम है 50 रुपए में आम खरीद कर लाया, ठीक है। कितने रुपए में, एक कोई राम है, उसने 50 रुपए में आम खरीद कर लाया, ठीक है। और वही आम 50 रुपए का आम कितने में बेच रहा है, 70 रुपए में, ठीक है। 50 रुपए का राम हो सकता है एक आम हो, चलिए ठीक है। 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी और 70 रुपए पर केजी में बेचा है। जो राम है 50 रुपए पर केजी आम खरीद कर लाया है, बट उसे बेचा है कितने में, 70 रुपए पर केजी में बेचा है। जब 70 रुपए पर केजी, मतलब एक किलो पर, अगर पर है ना, प्रतिशत यहाँ पर दिया गया तो मतलब एक है, ठीक, एक है। तो वो जो खरीद कर लाया 50 रुपए में 1 किलो आम खरीद कर लाया, और वही 1 किलो आम कितने में बेच रहा है, 70 रुपए में बेच रहा है। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो 20 रुपए हुआ है, 20 रुपए क्या हुआ, 20 रुपए लाभ हुआ है। 20 रुपए क्या हुआ है, 20 रुपए जो लाभ हुआ है, ठीक। अब चलिए ठीक है, सीता आ गई, राम आए तो सीता जरूर आएंगी, ठीक। सीता 150 रुपए में संतरे खरीदते हैं, संतरे खरीदा तथा 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए में बेच दिया। तो लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि बताइए, ठीक। लाभ या हानि बताइए। सीता थी 150 रुपए में संतरे खरीद कर लाई, ठीक है। और वही संतरे जो है 100 रुपए में बेच दिया। जो सीता थी ना, वो संतरे कितने में खरीद कर लाई है, 150 रुपए पर केजी मान लेते हैं, यहाँ भी पर केजी मतलब 150 रुपए पर केजी संतरे सीता ने खरीद कर लाया, वही संतरे उन्होंने 100 रुपए पर केजी में बेच दिया। तो जो यहाँ देखिए 150 और 100, ये क्या हो गया ये हुआ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब खरीद कर लाए। और ये हुआ सेलिंग प्राइस, मतलब बेचे हैं, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस सेलिंग मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जो इसमें गैपिंग हुआ है गैपिंग हुआ कितने का, 150 रुपए में खरीद कर लाई है और कितने में बेची है, 100 रुपए में बेची है, ठीक। 150 रुपए में खरीद कर लाई है और 100 रुपए में बेची है। तो जो गैपिंग हुआ है कितने का, यहाँ 50 रुपए का हुआ है। जो 50 रुपए हुआ है, ये क्या हुआ, ये जो उनका हानि हुआ है, ठीक। क्या हुआ, हानि। यहाँ देखिए राम है, राम 50 रुपए में आम पर केजी, 50 रुपए पर केजी आम खरीदते हैं। कितने रुपए, 50 रुपए पर केजी आम खरीदते हैं, बट उसे बेच कितने में रहे हैं, 70 रुपए पर केजी। तो लाभ हो रहा है ना, 50 में खरीदा, 70 में बेचा, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। सीता जो है 150 रुपए पर केजी संतरे खरीद रही है, बट उसे बेच रही है 100 रुपए पर केजी। तो यहाँ देखिए 150 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा। तो जो 50 रुपए का क्या हुआ, 50 रुपए का हानि हुआ है, ठीक। 50 रुपए का क्या हुआ, हानि हुआ है। अब देखिए लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। अब बताएंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। आप इसके लिए आपको सबसे पहले प्रतिशत को समझने के लिए प्रतिशत का चैप्टर एक बार आपको देखना पड़ेगा। इसके पहले क्लास करवा चुके हैं, जरूर देखिएगा। बेस जो प्रतिशत का परसेंटेज का बेस होता है वो बहुत जरूरी है, वो आप जरूर करिए एक बार जरूर। प्लेलिस्ट में दिया गया है, बेस ऑफ परसेंटेज का जो बेस है वो दिया गया है, वो जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए प्रतिशत जो है ये किसे, ये 100 को डिनोट करता है। जो प्रतिशत है ये किसे शो करता है, प्रतिशत हमेशा 100 को दिखाता है, किसी को 100 को डिनोट करता है। अब चलिए मान हम इसमें देते हैं राम
ने 50 रुपए में आम खरीदा, ठीक है। आम क्या क्या 50 रुपए में, 50 रुपए में खरीदा, ठीक है। और 70, चलिए ठीक है 100 मान लेते हैं, 100 रुपए में बेचा। तो ये जो 50 रुपए क्या है, ये क्या हो गया, ये जो 50 रुपए हो गए ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गई, ये हो गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए 50 रुपए में खरीद रही है और 100 रुपए में बेच रही है, तो आपका हमेशा लाभ होगा, क्योंकि जब खरीद कर लाई हूँ वो केवल 50 रुपए, और जो जो बेच रहे हैं वो कितना है, जो बेच रहे हैं वो है 100 रुपए। तो इसमें कितने रुपए का गैपिंग है, 50 रुपए, ठीक। तो 50 रुपए का क्या हुआ है, 50 रुपए का क्या हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमको प्रतिशत निकालना है, 50/प्रतिशत निकालना है। ये एक चीज है देखिए यहाँ राम जो है राम जो 50 रुपए में खरीद कर लाए हैं आम, ठीक है, 50 रुपए खरीद कर लाए हैं, 100 रुपए में बेचे। प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है किस पर, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा जो है अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। डिस्काउंट किस पर, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ये किस पर निकाला जाता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है, 50 है, ठीक है, और लाभ कितना है, 50 है, तो यहाँ 50 × 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 100 से 100 मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 100% का लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत का, 100% का लाभ हुआ है, ठीक। अब यहाँ चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब प्रतिशत किसको डिनोट करता है, प्रतिशत किसे डिनोट करता है, प्रतिशत 100 मतलब 100 को डिनोट करता है, ठीक। प्रतिशत किसे करता है, 100 को करता है। अब चलिए यहाँ सेलिंग लिखते हैं, यहाँ कॉस्ट, ठीक है, एक कॉस्ट है एक सेलिंग है। देखिए 100 रुपए में खरीद कर लाया, ठीक है, और आपको प्रतिशत फाइंड करना है, ठीक। 100 रुपए में खरीद कर लाए, चलिए 150 एक व्यक्ति है 100 रुपए में खरीद कर लाए और 150 रुपए में बेच रहा है, ठीक। 150 में जब बेचेगा, 100 में खरीद कर लाए, 150 में बेचा है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है इसके बाद ही बताइएगा, ना कि आप सुनने के बाद। 100 रुपए में खरीद कर लाया है, ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 150 में, सॉरी यहाँ सेलिंग है, यहाँ कॉस्ट है, ठीक है। 100 रुपए 150 रुपए में खरीद कर लाया और बेच कितने में रहा है, 100 रुपए में। तो देखिए क्या हुआ, जब हम खरीद कर लाएंगे 150 रुपए में, बेचेंगे 100 रुपए में, ठीक, तो क्या होगा, हमेशा हानि होगा, क्योंकि मेरे कितने रुपए जा रहे हैं, मेरे 150 रुपए जा रहे हैं, ठीक है, मेरे 150 रुपए जा रहे हैं और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, बेचने के बाद 100 रुपए केवल मिल रहे हैं। तो ये जो 50 रुपए है ये क्या हुआ, ये हानि हुआ, तो हम 50 लिखेंगे। जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है या हानि प्रतिशत, वो किस पर निकाला जाता है, वो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, किस पर, हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य 100, यहाँ का है और यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा 150 पे, 150 × 100, ठीक है। तो यहाँ आपका 50 कितना, यहाँ आपका 150 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 100/3 मतलब क्या हो जाएगा, 35 सही 33.34, ठीक है, यही आएगा प्रतिशत। ये प्रतिशत क्या लाभ है या हानि, ये आप लोग बताइएगा। देखिए 150 में खरीदा है, 100 में बेचा है, तो जो 33.34% है ये क्या हुआ, ये हानि प्रतिशत है, ठीक है। जो 33.34% है ये क्या हुआ, ये हानि प्रतिशत है। अब चलिए ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे कितने में खरीद कर लाया है, 200 में, 200 में खरीद कर लाया, ठीक है, कितने में खरीद कर लाया, 200 में, और उसे बेच कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है, 300 कितने में, 350 में, ठीक। खरीद कर लाया है 200 में, बेच रहा है 350 में, तो देखिए कितना इसमें तो बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि उसके कितने पैसे केवल गए हैं, 200 पैसे गए, 200 रुपए गए हैं, और कितने उसको मिल रहे हैं, 350, तो 200 इसमें से घटा दीजिए, 150 पूरा पूरा मिल रहा है ना, तो 150
हमेशा जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, हमेशा आपका क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य 200 गुणे 100, ठीक है, 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 214 पंचे 10, मतलब जो 75% है इसका क्या हुआ, 75% की लाभ हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो परसेंटेज है कितना अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा। और प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, हमेशा निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत किस पर, क्रय मूल्य पर। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक। अब चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। आप ले लीजिए कोई राम ने क्या किया, राम ने फिर एक साइकिल ली, ठीक है, साइकिल कितने में ली, 3000 में। राम ने साइकिल कितने में खरीदी, 3000 में खरीदी। उसे बेच कितने में रहे, 4000 में बेच रहे हैं, ठीक है, 4000 में बेच रहे हैं। तो देखिए, पहले 3000 में उन्होंने राम ने साइकिल खरीदी, और उनका राम का जो साइकिल चलाने का बहुत मन था, ठीक, कितने में खरीदा, 3000 रुपए में। बट कुछ टाइम के बाद उन्हें साइकिल चलाने में इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो वो बेच रहे हैं। तो उन्होंने किसी ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढा जिससे उन्होंने लाभ कमा लिया, कितने में बेचा, 4000 में। तो जो 1000 का गैपिंग है, 1000 क्या हुआ, लाभ, क्योंकि कितने रुपए गए थे राम के कितने रुपए गए थे, मतलब खर्चे हुए थे राम के 3000, उनको मिल कितने रहे, 4000। 3000 की ओर खर्चे हुए थे, 4000 मिल रहे, तो उनका जो जो राम का लागत मूल्य है प्रॉपरली पूरा मिल गया। राम का लागत मूल्य प्रॉपरली, राम का लागत मूल्य 3000 है, तो 3000 मिल गया, और राम का जो लागत मूल्य के साथ भी 1000 मिला, तो 1000 क्या होगा, 1000 लाभ है, ठीक। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, यहाँ सी है तो सी है, तो यहाँ क्रय हो जाएगा, ठीक। कास्ट प्राइस यहाँ सी, इसको का क्रय, और क्रय यहाँ सेलिंग है, और यहाँ क्या होगा, बेचना, विक्रय। सेल मतलब तो पता होगा ना, सेल का हिंदी क्या होता है, बेचना होता है, ठीक है। तो यहाँ सेल बेचना, विक्रय, विक्रय बेचना, ठीक। तो 100/150, यहाँ 100, और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, 3000 गुणे 100, ठीक है। तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/3, मतलब 33 सही 3-4% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। 33 सही 3-4% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। अब चलिए एक और लेते हैं। एक श्याम थे, ठीक, श्याम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, क्या जस्ट चलिए मान लीजिए उन्होंने लिया एक बैग लिया, बैग उन्होंने 4000 में लिया, ठीक है, बैग कितने में लिया, 4000 में, कोई ब्रांडेड बैग ही उन्होंने लिया, कितने में, 4000 रुपए में। और फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो श्याम को अच्छा नहीं लगा, तो क्या किया, श्याम ने उसको तीन ही हजार में बेच दिया, ठीक, कितने हजार में, 3000 में। तो श्याम के कितने रुपए गए थे, श्याम के गए थे 4,000 रुपए। श्याम ने मतलब पैसे कितने लगाए थे, खरीदे थे 4,000 रुपए में, और उन्होंने बेचा कितने में, 3000, मतलब श्याम के पास से कितने रुपए गए, 4,000 रुपए। फिर श्याम को वापस रिटर्न में कितने रुपए मिले, केवल 3000। इसमें 1000 जो गया तो वो श्याम के खुद के पॉकेट मनी से गया था ना, तो मतलब वो क्या हुआ, वो हानि हुआ। तो 1000 क्या हुआ, 1000 का हानि हुआ, बटे जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर, बटे 4000 गुणे 100, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल, 10 से 1 से 4 25 100, मतलब क्या हुआ, 25% का क्या हुआ है 25% का लॉस हुआ है, ठीक। यहाँ देखिए, राम ने 3000 में साइकिल खरीदी, 4000 में बेच रहा है, ठीक है, तो 1000 का लाभ हुआ है। और प्रतिशत निकालेंगे, हमेशा लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य। श्याम ने जो है एक बैग 4000 रुपए में खरीदा, उसको बेचा कितने में, बेचा है 3000 रुपए में, तो जो प्रतिशत हानि है वो भी क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ठीक है। एक चीज आप याद रखिए, जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और डिस्काउंट मतलब छूट जो है, क्रमिक छूट, ये सारे किस पे निकाले जाते हैं,
अंकित मूल्य मार्क प्राइस से निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे का क्लास हम कल आप लोगों को लेंगे।